हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज और आज हम करने वाले हैं उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो निकाल लीजिए अपनी कंसेप्ट रजिस्टर एज वेल एज Q&A रजिस्टर, क्योंकि हम सारे कंसेप्ट किस में लिखते हैं, कंसेप्ट रजिस्टर में, एंड सारे क्वेश्चन एंड आंसर किस में लिखते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर में। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। इफ यू वांट e-notes और e-books, the links are given in the description below, as well as we provide you fully organized complete courses. Yes students, हम आपको सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स, क्वेश्चंस, NCERT, रिफ्रेशर्स, क्रैश कोर्स, वन शॉट रिवीजन A to Z सब कुछ प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है। सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, आप उन्हें बता सकते हैं व्हाई नॉट स्टडी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में हम किंडरगार्टन से 12th तक पढ़ाते हैं एंड हिंदी मीडियम में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर ओपन करिए, पेन हाथ में लीजिए एंड लिखना चालू करना है एंड कीवर्ड्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना है। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन सर्विसेज एंड गुड्स। तो गुड्स टैंजिबल होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सर्विसेज इंटैंजिबल होती है। जैसे टीचिंग सर्विस है, जैसे सब्जी खरीदना गुड्स है, ठीक है। सो टीचिंग सर्विस है क्योंकि आप उस सर्विस को, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसे टच नहीं कर सकते, इट इज़ इंटैंजिबल। बट ऑन द अदर हैंड आप कुछ मार्केट से परचेज करके अपने घर पे लेके आ रहे हो, दैट इज गुड्स। ओके, चलिए इसका आंसर फ्रेम करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात आंसर बताने से पहले, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसकी आंसर की लेंथ इतनी मोर देन इनफ होती है, ठीक है। आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं फॉर विजुअल, यू कैन इफ यू वांट टू हैव समथिंग विजुअल, कि एग्जामिनर को थोड़ा आंसर जो है अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। A good is a physical product which can be delivered to buyer and involves the ownership from seller. Seller ownership from seller to customer. For example, mobile phone, book, purse, etc. Services are those separately identifiable, essentially intangible activities which provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of a product or another service. For example, communication, teaching, legal services. Okay? So आपको सबसे पहले गुड समझाना है, तो डिफाइन सर्विसेज एंड गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले गुड में आप क्या लिखोगे कि गुड एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसे आप टच कर सकते हो, विच कैन बी डिलीवर्ड टू बायर and involves the ownership from seller to customer, यानी कि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, बुक, पर्स एट्सेट्रा। फिर सर्विसेज आर दीज दो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, ये वाला कीवर्ड है, ओके। एसेंशियली इंटैंजिबल एक्टिविटीज which provides satisfaction of wants, okay, and they are not necessarily linked to the sale of product or another service. For example, communication, teaching service और legal services, ठीक है। तो ये थी definition of goods and service। अब एक स्टूडेंट का मैं पास्ट ईयर उसने आंसर्स बुलवाए थे RTI रूट के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आप अपने आंसर्स बुलवा सकते हो। सो उसने भी अपने आंसर्स बुलवाए थे, उसे लग रहा था कि उसे सही मार्क्स नहीं मिले। सो उसका आंसर मैंने, जब उसने मुझे बताया कि मैम आप देख के बताइए कि ये सही आंसर है या नहीं, जब मैंने पढ़ा उसका आंसर, उसने स्टार्ट ऐसे किया था, देखिए उसने लिखा था सबसे पहले गुड, ठीक है। फिर गुड इज अ टैंजिबल प्रोडक्ट which we can touch and it involves transfer from buyer, transfer from seller to buyer of a product, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स उसने ये डेफिनेशन लिखी थी। अब देखिए इस डेफिनेशन में क्या क्या मिसिंग है। मुझे उसकी डेफिनेशन इसलिए याद है बिकॉज ही फॉट विथ मी टिल 2 मिनट्स कि मैम ये यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, बट यहाँ पे आप देखिए क्या क्या मिसिंग है। ऑलरेडी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कम मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप इसमें आर्ग्यू भी कर रहे हो तो आपके पास एकदम बिल्कुल परफेक्ट आपके पास होना चाहिए कि मैंने ये पॉइंट लिखा है, ये बुक में लिखा था एंड इंस्टीट्यूशन ने मार्क्स नहीं दिए। बट आप देखिए यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ये चीज़ मिसिंग थी। अब उसके बाद ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अ प्रोडक्ट, तो क्या ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर ऑफ अ प्रोडक्ट विच ही इज परचेजिंग, पूरी लाइन कंप्लीट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत देखिए कैसे करी, गुड इज अ टैंजिबल प्रोडक्ट विच वी कैन टच। सो अगर आप टैंजिबल बोल रहे हो तो वापस आप टच क्यों लिख रहे हो, क्योंकि टैंजिबल का मतलब ही टच होता है कि आप जिसको छू सको, तो 2 बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए उसका ये आंसर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। यही फ़र्क होता है स्टूडेंट्स जब हम एक जनरल आंसर लिखते हैं और एक अच्छा आंसर लिखते हैं। अच्छा आंसर लिखने में ना अपन को ये सोचना पड़ता है कि हम अगर कोई पॉइंट लिख रहे हैं वो रिपीट ना हो, पॉइंट क्या ना हो, रिपीट ना हो, पॉइंट क्रिस्प हो, ठीक है। मतलब आप इधर उधर की बातें नहीं लिख रहे हैं उसमें, ओके गुड्स मीन्स अ पर्सन, विच पर्सन गोज टू द मार्केट एंड बाइज एंड ही बिकम्स द बायर एंड द पर्सन हु सेल्स ही बिकम्स द सेलर। ऐसी जनरल बातें, बकवास बातें नहीं लिखनी है, सिंपल लिखना है। गुड इज अ फिजिकल प्रोडक्ट विच कैन बी डिलीवर्ड टू बायर एंड इन्वॉल्व्स द ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर की जगह आप मैक्स टू मैक्स बायर लिख सकते हो, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल लिखना है, तो आपका आंसर एकदम क्रिस्प होना चाहिए, क्रिस्प एंड क्लियर, नो रिपीटेशंस, नो एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। स्टिक टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ मैम हमें ऐसी टिप्स बताया करो कि एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम के कीवर्ड्स क्या आते हैं, अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है सो इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि येस मैम हमें यूज़फुल लग रहा है, आप ज़रूर बताया करो, तो मैं हर आंसर में ऐसी चीज़ें इनकलकेट करने लगूंगी, ओके स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो मेरे लिए। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो व्हाट इज़ ई बैंकिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है, आज एट द कंफर्ट ऑफ होम या फिर कंफर्ट ऑफ एनी प्लेस हम फटाफट फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ग्रॉसरी परचेज कर रहे हैं, वेजिटेबल्स तक परचेज कर रहे हैं, 10 मिनट्स में आपके घर पे डिलीवरी हो रही है। बड़े अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करने आप NEFT का सहारा ले सकते हैं, और RTGS भी है ना, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस हाउसेस, नॉन बिजनेस हाउसेस, ऑर्डिनरी पीपल सबके लिए बनी हुई हैं। सो आखिर ई बैंकिंग होता क्या है, हमें पता है, कंसेप्चुअली हमारे माइंड में है कि व्हाट इज़ ई बैंकिंग, बट एक्चुअली ई बैंकिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो एक दो स्टूडेंट ऐसे, जब मैं उनकी टेस्ट कॉपीज चेक करती थी व्हेन आई वाज टीचिंग देम, सो वहाँ पर क्या होता था कि आई यूज्ड टू रीड द आंसर, ई बैंकिंग इज अ प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स वेयर वी डू ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। स्टार्ट ही उनका ऐसे जनरलाइज्ड होता था। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है, नॉन जनरलाइज्ड, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट आंसर। देखिए ई बैंकिंग इज अ सर्विस, सबसे पहले तो वो सर्विस है, वो गुड्स नहीं है। ई बैंकिंग इज अ सर्विस, कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय मेनी बैंक्स, ठीक है, इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू इंटरनेट, जिसमें एक कस्टमर सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इट इंक्लूड्स ATMs, इट इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड्स, it includes debit cards, it includes mobile banking, it includes internet banking, okay। now advantages भी बताने हैं, what are the advantages, ठीक है, तो advantages लिखते हैं। तो जब भी advantages आए ना तो आप ऐसे लिखना advantages of ई बैंकिंग, और पॉइंट्स भी लिख सकते हो डायरेक्ट, बट एक और तरीका आप लिख सकते हो, पहले एडवांटेजेस की फ्लो चार्ट बना लो एंड फिर उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक्स,
तो बैंक्स के लिए ये क्यों एडवांटेजियस है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी यहाँ पर बैंक्स आपस में compete करती हैं. नाउ लोड ऑन डिफरेंट ब्रांचेस गेट्स कंसिडरेबली रिड्यूस ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. अब पूरा डेटाबेस कैसा है? सेंट्रलाइज्ड है, एक ही एरिया से रेगुलेट हो रहा है. इससे क्या होता है? सारी ब्रांचेस पे जो लोड होता है वो कम हो जाता है, considerably reduced. Banking network is no more limited to number of branches. It expands far and wide due to the facility of internet banking. अब क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग है, so number of branches तो मैटर ही नहीं करती. आपके पास इंटरनेट है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपना जो बैंक का जो ऑपरेशन है वो एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है, इसलिए ये एडवांटेजेस है फॉर बैंक्स. साथ साथ में लिखते जाना एंड जो कीवर्ड्स मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ उस पर बॉक्स बनाते जाना. नाउ कस्टमर्स के लिए क्यों एडवांटेजेस है, यानी हमारे जैसे लोगों के लिए क्यों एडवांटेजेस है? सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स 24 आवर्स 365 डेज इन अ ईयर सर्विस. तो ये 24 घंटे 365 दिन की सर्विस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एट एनी प्लेस. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम इवन वाइल ट्रैवलिंग. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डे बिफोर यस्टरडे ओनली आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन द मिड ऑफ द रोड and I got to remember that, oh, it is the June month, June first week it is going on, and I have not paid the bill, electricity bill, and if I will not pay today they will charge the penalty. So immediately I paid the bill. Immediately that time itself I switched off my vehicle and yes, I paid the bill. So while you are traveling you can pay anytime, you can pay anytime, just you need just one thing to pay the amount, that is internet. So it has become very feasible for customers to do the transactions. आज के ज़माने में हमें कहीं जाना नहीं पड़ता. पहले क्या होता था, बैंक की लाइन में लगो, 25 मिनट कहीं नहीं गए अगर आपको एक ट्रांजैक्शन करना हो तो. ठीक है, नाउ इट रिड्यूसेस रिस्क एंड एंश्योर्स ग्रेटर सिक्योरिटी. अब क्या होता है, जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो आप यूजुअली यूपीआई से पेमेंट करते हो, वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है आपके यूपीआई की ऐप में. इसके साथ साथ आपको एक बैंक अकाउंट का मैसेज भी आता है आपके फ़ोन पर. इसके साथ साथ आपकी पासबुक में भी वो अमाउंट का जो जिक्र है वो होता ही है, आपकी पासबुक में भी वो ट्रांजैक्शन दिखता है. इसके साथ साथ आपकी ट्रांजैक्शनल लिमिट भी आपको बताई जाती है और आपका लेफ़्ट ओवर बैलेंस भी आपको बताया जाता है. तो आपने देखा कितनी हाई सिक्योरिटी है, सब कुछ आपको वाया इलेक्ट्रॉनिकली आपको सब कुछ बताया जा रहा है. ठीक है, इट इंक्रीजेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन. कैसे इंक्रीज करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन? बाय कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, जो मैंने अभी बताया. ठीक है, अब क्योंकि सिक्योरिटी है कोई कुछ नहीं कर सकता. सिक्योरिटी कैसे? आप जब पेमेंट करते हो तो ओटीपी मांगता है ना, तो ओटीपी अगर आपके नंबर पे आ रहा है और आपने ट्रांजैक्शन किया है कोई और, तो ओटीपी नहीं डाल सकता. तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. और क्योंकि ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है तो हर ट्रांजैक्शन का क्या है, रिकॉर्ड है, प्रॉपर रिकॉर्ड किया हुआ है हर ट्रांजैक्शन. जिस वजह से क्या है स्टूडेंट्स, कि लोग ज़्यादा इसके कस्टमर्स ज़्यादा इसके फीजिबल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं. नाउ availability of banking facility at any time anywhere increases the satisfaction of customers. यानी हर वक्त किसी भी समय ट्रांजैक्शन करने की अवेलेबिलिटी दी गई है, फैसिलिटी दी गई है, जिस वजह से कस्टमर्स बहुत खुश हैं. ठीक है, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चे कितने खुश रहते हैं. मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. राइट, बोलते हो कि नहीं? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. राइट अ नोट ऑन वेरियस टेलीकॉम सर्विसेज अवेलेबल फॉर एनहांसिंग द बिजनेस. सो टेलीकॉम सर्विसेज पे आपको नोट लिखना है. अब शॉर्ट नोट है तो इसलिए सब कुछ शॉर्ट में ही लिखेंगे. सो वेरियस टेलीकॉम सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर एनहांसिंग बिजनेस आर एज फॉलोज. तो आप यहीं से देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही कैसे हुई, आंसर की स्टार्टिंग कैसे हुई, क्वेश्चन के मेन एलिमेंट से आंसर की स्टार्टिंग हुई है, वेरियस वर्ड से. ठीक है, नाउ फर्स्ट सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज. दीज कंपनीज प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज लाइक वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विस, पीसीओ कनेक्टिविटी एटसेट्रा.
तो ये सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज में है। रेडियो पेजिंग में क्या होता है, इट इज़ वन वे इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जाती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं आती, इट इज़ वन वे ओनली एंड हैज़ स्प्रेड इट्स रीच टू अ लार्ज एरिया। जो रेडियो होते थे ना पुराने ज़माने में, आजकल तो बहुत ही कम हैं पर रेडियो जॉकी वगैरह हैं बट कम है। इट इंक्लूड सर्विसेज इंक्लूडिंग टोन ओनली, न्यूमेरिक ओनली, अल्फा न्यूमेरिक ओनली एंड अ लॉट मोर। ठीक है, नाउ थर्ड है फिक्स लाइन सर्विस, जो लैंडलाइन अपन लगाते हैं, वाईफाई कनेक्शन लगाते हैं, ये सब दीज सर्विसेज यूटिलाइज एनी टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्टिंग थ्रू अ फाइबर ऑप्टिक केबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, laid across the length and breadth of the country. VSAT services, very small aperture terminal, तो आपको ये पूरा इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ओके, इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड सर्विस, जो टाटा स्काई वगैरह आप लगाते हो ना, सैटेलाइट बेस्ड सर्विस होती है, कम्युनिकेशन की हाईली फ्लेक्सिबल होती है, रिलायबल भी होती है और इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। ठीक है, तो जैसे आप न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, टेली एजुकेशन जो आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई बैंकिंग, टेली मेडिसिन, तो ये सब किस में आता है, वीसैट सर्विसेज में आता है। ठीक है, अब ऐसा ही सैटेलाइट का होता है टाटा स्काई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम टाटा स्काई टेलीकॉम सर्विसेज में आएगा क्या? नो स्टूडेंट्स, टाटा स्काई एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, ये DTH सर्विसेज में आएगा। ठीक है, DTH सर्विसेज जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, आपके यूजुअली पेपर में पूछे जाते हैं ये सारे, क्योंकि आपके करिकुलम में गिवन है, तो आप ध्यान देना। नाउ केबल सर्विसेज, दीज आर लिंकेज एंड स्विच्ड सर्विस विद अ लाइसेंस एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेट मीडिया सर्विस। तो एक केबल सर्विस है जहाँ पर आपको केबल लगाई जाती है ना, बोलते हैं ना केबल खींच के लाओ। ठीक है, तो मतलब आप केबल के थ्रू आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, जैसे वाईफाई। नाउ DTH सर्विस, DTH स्टैंड फॉर डायरेक्ट टू होम, यहाँ पर आ जाता है टाटा स्काई। इज ऑल्सो अ सैटेलाइट बेस्ड सर्विस बाय विच सेल्यूलर कंपनीज विच अलाउज वन टू रिसीव मीडिया सर्विसेज। अब मीडिया में क्या आ जाता है, एंटरटेनमेंट आ जाता है। अब मीडिया मतलब क्या लगा रहे हैं घर पे, डिश टीवी लगा रहे हैं, है ना, तो सेटअप बॉक्स चाहिए रहता है, डिश एंटीना चाहिए रहता है। आपने देखा होगा घरों की छत पे ऐसी उल्टी छतरी रहती है, वही तो है टाटा स्काई, है ना। डिश टीवी लगाते हैं तो क्या होता है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम DTH सर्विसेज। तो ये था अपना आंसर 3। ओके, नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विद सुइटेबल एक्सपेंसेस। सो इंश्योरेंस आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इंश्योरेंस ले लो, आप जब मुसीबत में आओगे तो हम हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज क्या बोलती हैं, हम हैं ना आपके लॉस को इंडेमनीफाई करने के लिए, किस बात की टेंशन है। ठीक है, बट रियल लाइफ में मैंने ऐसे भी केसेस देखे, आई रीड इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर डेली। सो देयर वाज अ रीसेंट केस इन विच अ बैंक एम्प्लॉय डाइड। ओके, सो ही हैड एन LIC पॉलिसी, सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उनके पास, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद व्हेन ही डाइड हिज डॉटर क्लेम द LIC अमाउंट। कुछ समय के बाद, 1-2 महीने बाद उसकी डेथ के, डॉटर ने बोला अब LIC अमाउंट दीजिए, इतना अमाउंट हो रहा है पॉलिसी के अकॉर्डिंग, बिकॉज उनकी फैमिली में केवल वही अर्निंग थे और वो बैंक भी प्राइवेट बैंक थी, तो PF वो कटवाते थे, NPS में उन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखा था, तो उन्हें उनकी डॉटर को इस बारे में सबके बारे में नॉलेज थी। वो गई, उन्होंने 70% अमाउंट दिया। नाउ द केस इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट, और ये बोला जा रहा है कि वो पर्सन पूरे अमाउंट के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि LIC पॉलिसी ये बोलती है कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके पूरे अमाउंट के नॉमिनी एलिजिबल होते हैं जो उसकी डॉटर थी। ठीक है, तो इसलिए वो जो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, सो ये सब चीज़ें रियल लाइफ में अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है स्टूडेंट्स, बट आपकी किताबों में तो सब कुछ एवरीथिंग इज़ ग्रीन। जैसे आप इकोनॉमिक्स में अगर आपने देखा होगा, हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक अजम्पशन डाल दिया है, अगर अजम्पशन नहीं डालेंगे तो कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वैलिड ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यही बात होती है, जब हम रियल लाइफ में आ जाते हैं एवरीथिंग इज रेड, बट हम जब मेन बुक्स में आ जाते हैं एवरीथिंग फाइन, तो ओके 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 दिस इज रिटन, ओके लेट्स रीड। बट रियल लाइफ और बुक्स बिल्कुल अलग अलग जा रही हैं व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स, और कॉमर्स की बुक्स को रियली अपडेशंस की नीड है। नाउ एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। जो मैंने बात बोली आपको ऐसा लगता है या नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
नाउ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हो, आप कंपनी को सब कुछ सच बताओ, कंपनी आप पे ट्रस्ट कर रही है, राइट। सो अंडर दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज शुड हैव फेथ ओवर ईच अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है इंश्योरर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, दूसरी पार्टी होती है इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस लेता है। सो इंश्योर्ड की ड्यूटी है कि इंश्योरर को सब कुछ सच सच बताएं। अगर मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है, कोई अंडरलाइंग डिसीज है, बता दे। लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, हार्ट प्रॉब्लम में, बता दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। एज अ क्लाइंट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स to the insurance company. Any fraud, misrepresentation can result into cancellation of contract. आप अगर कुछ नहीं बताओगे, आप मिसरिप्रेजेंटेशन करोगे, यानी आपके मन में कुछ और है, कंपनी के मन में कुछ और है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। भाड़ में गया प्रीमियम बस आपको वापस मिलेगा, बाकी आपको जो पैसे है वो सब नहीं मिलेगा। ठीक है, कई कंपनीज तो वो भी नहीं देती प्रीमियम, कहती है आपने झूठ बोला। ठीक है, नाउ सो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ अपना क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, इंश्योरेंस का। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको मेन लेक्चर्स में भी एग्जांपल दिया था कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री के मालिक ने एक लोन लिया। ठीक है, लोन लिया मिस्टर एक्स से। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, क्योंकि लोन बहुत बड़े अमाउंट का था, मिस्टर एक्स ने फैक्ट्री के नाम पे इंश्योरेंस करवा लिया, क्योंकि इनका क्या था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना कंपनी में, इनको लोन के पैसे वापस चाहिए। मान लो कंपनी डूब गई तो इंश्योरेंस कंपनी तो पैसे दे पाएगी, इसलिए बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अंडर दिस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका इंश्योरेंस में। एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का कोई वजूद ही नहीं है। इफ देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट इशू अ पॉलिसी। अगर आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो और बोल रहे हैं मेरे को तो मनी नहीं है, इंश्योरेंस आई डोंट केयर, तो कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी, ऑब्वियस सी बात है। An insurable interest must exist at the time of purchasing the insurance. For example, a creditor has an insurable interest in the life of a debtor. A person is considered to have an unlimited interest in the life of their spouse. ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट वाला आपको नहीं समझ में आया होगा, ये वाला, क्योंकि थोड़ा सा आपके लेवल से डिफिकल्ट है ये। तो जैसे एक पर्सन है मिस्टर आहूजा, मिस्टर आहूजा की वाइफ मिसेस नालिनी आहूजा। ठीक है, तो मिस्टर आहूजा ने अपनी वाइफ के नाम पर इंश्योरेंस करवा के रखा है। कौन सा इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस। कुछ समय बाद इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। ठीक है, तो मिस्टर आहूजा एंड मिसेस नालिनी ने म्यूचुअली डिसाइड किया दैट दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, लेट्स टेक एन डिवोर्स। तो उन्हें डिवोर्स ले लिया। ये जो इंश्योरेंस लिया था मिस्टर आहूजा ने, ये उसका प्रॉपर प्रीमियम भी भरते थे, इवन डिवोर्स के बाद भी भर रहे थे। ठीक है, तो अब मान लीजिए किस कारणवश उनकी वाइफ मिसेस नालिनी आहूजा की डेथ हो जाती है। ठीक है, किसी कारणवश आफ्टर डिवोर्स इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका था? इनका था, तो पूरे पैसे इनको मिलेंगे क्योंकि प्रीमियम इनने भरा है। ठीक है, कोई बच्चे उनके थे नहीं जो नॉमिनी की कैटेगरी में फॉल करे। ओके, सो अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू हैव एन अनलिमिटेड इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ देयर स्पाउस, चाहे वो भले ही वो सेपरेट हो गए बट थी तो उनकी वाइफ ही ना। ठीक है, तो इसलिए जो उनका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा होगा वो मिस्टर आहूजा को मिलेगा क्योंकि प्रीमियम वही पे करते थे और इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी उनका ही था। उन्होंने इंश्योरेंस क्यों लिया था? ताकि उनकी वाइफ की जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहे।
ठीक है। मान लो अगर उसकी मैच्योरिटी आ जाती है या फिर उन्हें कुछ हो जाता है तो एक तरह से सेविंग्स, कोई बच्चों का सोच के उन्होंने ये LIC पॉलिसी ली थी, बट थिंग्स डिडंट टर्न आउट वेल। ओके, सो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप इसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है? कोई नुकसान हो तो कंपनी उसकी भरपाई करके देगी। सो इंडेमनिटी मीन्स सिक्योरिटी और कंपेंसेशन अगेंस्ट लॉस और डैमेज। जैसे कार का इंश्योरेंस लिया, 5 लाख का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ये 5 लाख आपको देगी, ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज सच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस स्टेटिंग दैट एन इंश्योर्ड मे नॉट बी कंपेंसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन अ अमाउंट एक्सीडिंग द इंश्योर्ड इकोनॉमिक लॉस। 5 लाख से ज़्यादा रुपए आपको नहीं मिलेंगे, जितने का नुकसान हुआ है केवल उतना ही पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ इन दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड वुड बी प्रोवाइडेड कॉम्पेंसेशन विद द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एक्चुअल लॉस। यानी जितना लॉस हो रहा है उतना ही आपको कंपनी क्या देगी? पैसा देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी, ना उससे कम देगी, ठीक है। ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दिस इज अ रेगुलेटरी प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व्ड मोर स्ट्रिक्टली इन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस देन लाइफ इंश्योरेंस। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में ज़्यादा देखा जाता है, जैसे फायर अकर हो गई तो आपका पूरा अमाउंट कंपनसेट करते हैं जितना नुकसान हुआ। द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू सेट बैक द इंश्योर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजिशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर द लॉस और द डैमेज। जैसे कोई हमें चिल्ला के चले जाता है दैट हाउ कैन यू डू दिस, इतनी ज़ोर से अगर कोई चिल्ला के चले जाता है तो जो हमारी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाती है तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं ना, राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो इसलिए यहाँ पर ये बोला है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो हमने इनसे फायर इंश्योरेंस लिया है, फैक्ट्री में आग लग गई, फायर अकर हुई, सब कुछ सामान खराब हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 20 लाख रुपीस दिए क्योंकि उतने का ही डैमेज हुआ था, और इस 20 लाख से फैक्ट्री बिल्कुल पहले जैसी हो गई। यही तो है इंश्योरेंस कंपनी का मोटिव। सो द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू सेट बैक द इंश्योर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर द लॉस। यानी आग लगने से पहले जैसी फैक्ट्री थी वैसे ही आपको उसी पोजीशन पे लाके वो खड़ा करेंगे। तो इस तरह से आपको ये वाला आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, now principle of subrogation. What do you mean by subrogation now? So principle of subrogation enables the insured to claim the amount from the third party responsible for the loss. It allows the insurer to pursue legal methods to recover the loss. For example, if you get injured in a road accident due to reckless driving of a third party, the insurance company will compensate you for the loss and will also sue the third party to recover the money paid at such claim. तो मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है इन केस, तो एक्सीडेंट में आप इंजर्ड हो जाते हो, आपको इंजरी होती है, पर आपकी गलती नहीं होती। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, कार जो डैमेज हुई उसका, और आपको जो चोट वोट लगी उसका, यानी मेडिकल और कार रिपेयरिंग के लिए आप जाते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले पूछेगी गलती किसकी थी, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको सब कुछ रिकवर करवा के देगी, उस थर्ड पार्टी से भी आपको रिकवर करवा के देगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन मिटिगेशन क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या होता है और वो हम आंसर्स में लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। सो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। If the same subject matter except life insurance by more than one insurers, then actual loss will be shared by all the insurers. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन होता है कि लाइफ इंश्योरेंस को अगर अपन छोड़ दें तो अगर एक से ज़्यादा इंश्योरर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ए इंश्योरेंस कंपनी है, बी इंश्योरेंस कंपनी है, सी इंश्योरेंस कंपनी है, और मैंने इन तीनों इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेके रखा है, मेरा जो नुकसान हुआ है वो 15 लाख का हुआ है, ठीक है। ए इंश्योरेंस कंपनी का मैक्सिमम कवर है 5 लाख, बी का 5 लाख एंड सी का 2 लाख। तो हम 12 लाख ही बुलवा सकते हैं, बचे हुए 3 लाख नहीं बुलवा सकते क्योंकि हमारी इंश्योरेंस की लिमिट ही होती है, ठीक है।
बट मान लीजिए अगर सी का 12 लाख होता है तो हम इससे केवल कितना बुलवाते, हम इससे बुलवाते केवल 5 लाख और, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के अगर आपने 3 से 4 इंश्योरेंस रखे हैं तो सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इस कंपनी से भी पूरे पैसे मिल जाएंगे, इससे भी, इससे भी। तो ये तो आपको सोचना चाहिए था कि वो लोग भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस भी आपके पूरे लुकआउट होते हैं। तो गवर्नमेंट इज नॉट अ फूल, यू कैन नॉट टेक सो मेनी इंश्योरेंस कंपनीज, दे विल प्रोवाइड यू द सेम अमाउंट फॉर विच द लॉस इज अकर्ड, they will not provide you multiple amounts, right? Now, principle of mitigation, it means that insured should try to minimize the loss of the subject matter of the insurer even if it is insured, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आग लग गई है, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो आपने इस फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस करा के रखा है, आग लग गई, आप ऐसे खड़े हो, हाँ लग जा भाई, पूरा अमाउंट तो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर ही देगी। ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी और आपको उनसे बोलना पड़ेगा आग बुझाओ, आपको खुद बाल्टी लेके खुद बुझाना पड़ेगा, ठीक है, पाइप लेके। ऐसा नहीं कि हाँ पूरे इंश्योरेंस तो किया ही हुआ है, जाने दो, लगने दो आग, ठीक है। तो ऐसे होपलेस होके बिना उसको बचाने का भी नहीं करना। ऐसा क्यों प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन आया क्यों है? देयर वाज अ लीडिंग केस स्टडी ऑफ कोल्ड स्टोरेज। सो कोल्ड स्टोरेज के मालिक को पता था कि अगर वो कोल्ड स्टोरेज को बेचने जाता है उसे कम रुपए मिलेंगे और अगर फायर इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है वो ज़्यादा होगा, तो उसने अपने ही कोल्ड स्टोरेज में आग लगा दी थी। बट एक्चुअली पता चल गया कि आग कैसे लगी थी। वो खुद से वहाँ पर इतने एम्पल ऑफ प्रूफ्स थे जिससे ये साबित किया जा सकता था कि आग खुद लगाई गई है, खुद से आग लगाई गई है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे रिकवर हो सके। तो उसे कहीं से भी कुछ भी मिला नहीं, इसलिए बोलते कपट मत करो किसी चीज़ का। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, कॉसा प्रॉक्सिमा, this literally means nearest cause or direct cause. This principle is applicable when the loss is the result of 2 or more causes. The proximate cause means the most dominant and most effective cause. The principle is applicable when there are series of causes or the damage of loss. तो मतलब अगर एक से ज़्यादा चीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है तो उसको proximate cause बोलते हैं, causa proxima, जो मैंने आपको पढ़ाया था। Now, explain warehousing and its function. Again, a very important question. So, warehousing क्या होता है अपन ने पढ़ा था। So, warehousing refers to holding or keeping of goods from time of their production or purchase until they are sold or consumed. ठीक है, तो goods को बेचने से पहले हम कहीं पर स्टोर करके रखते हैं, वो जो स्टोरेज वाली जगह होती है उसे warehousing बोलते हैं। वो एक्सप्लेन किया। It removes the time gap between production and consumption and thereby creates time utility. ठीक है, टाइम गैप जो होता है वो फिल हो जाता है। In addition to providing services of storage, warehouse also provide logistical services in cost effective manner. ठीक है, cost effective भी होता है। Now, functions बताने हैं, तो consolidation, break the bulk, उसके बाद है अपना स्टॉक पाइलिंग, फिर है वैल्यू एडेड सर्विसेज, ठीक है, फिर और भी हैं। नाउ फर्स्ट कंसोलिडेशन, देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज but are sold to consumers in bulk quantities. Such goods need consolidation. Warehouses receive goods in small quantities from different producers and dispatch them to consumer in bulk. ठीक है, सो कंसोलिडेशन क्या होता है? जब गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं बट बेचे बल्क में जा रहे हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ ब्रेक द बल्क, ये दूसरा फंक्शन है। दिस फंक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे क्या होता है कि बल्क में रिसीव होता है और आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कस्टमर्स को देना है, तो वेयर हाउस ये काम करके देता है। नाउ स्टॉक पाइलिंग, यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो जैसे मान लीजिए अभी प्याज उग गई है तो अभी बेचने में टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट में सस्ते रुपए मिल रहे हैं, कम दाम मिल रहा है, तो प्याज को वो क्या कर देंगे, वेयर हाउस में रख देंगे। जब प्रोडक्शन हो गया और सेलिंग फ्यूचर में होगी तो उस टाइम गैप को फिल करने के लिए क्या होता है, स्टॉक पाइलिंग। इट स्टोर्स दोज गुड्स विच आर इन सरप्लस, दैट इज हुज सप्लाई इज मोर देन देयर डिमांड, एंड व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई इट मेड गुड अवेलेबल फ्रॉम इट्स ओन स्टॉक। नाउ value added services, warehouse also provides services like transit, mixing, packaging, labeling, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, प्राइस स्टेबलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो लॉन्ग आंसर में आए तो। अगर मान लीजिए एक पर्सन है, उसने वेयरहाउस में अनियंस जमा करके रखे, ये वेयरहाउस है, इसने यहाँ पर अनियंस स्टोर करवा के रखे। उस वक्त अनियंस का दाम था 20 रुपये किलो, 20 रुपीज़ kg।
ठीक है। तो उसको लगा कि उसकी जो प्रोड्यूस है उसको उगाने में इतने ज़्यादा रुपए लग गए हैं, 20 रुपए में तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो उसने बोला जब सही दाम मिलेगा मैं तब सेल करूँगा। और कुछ समय बाद, एक आध महीने बाद अनियंस हो गए 110 रुपए किलो। तब उसने वो अमाउंट निकाला और उससे क्या हुआ कि उसको वो सही दाम मिल गया, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर वेयर हाउस में जमा करके रख देते हैं ना लोग गुड्स, तो मार्केट में सप्लाई नहीं होती, जिस वजह से डिमांड और सप्लाई पे असर पड़ता है। तो इसलिए प्राइस स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कीपिंग द गुड्स इन वेयर हाउस, क्योंकि आप पूरी सप्लाई को ही रोक रहे हो। आप कई बार तो ऐसा होता है लोग जमाखोरी करते हैं, जिसको बोलते हैं होर्डिंग। दिस प्रैक्टिस इज इलीगल, बट अगर आप लीगल तरीके से आप एक प्रॉपर टाइम स्पैन में चीज़ें अकर हो रही हैं और आप सब कुछ लीगल तरीके से कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। बट ऑन दी अदर एंड आप इलीगल तरीके से कर रहे हो, उसे बोलते हैं होर्डिंग। ओके, नाउ फाइनेंसिंग। So warehouser owners advance money to the owner of the goods on security of these goods, and also provides these goods on credit to the customers. Okay, so that's all for short answer type questions. I hope students आपको समझ में आता है जब भी मैं आपको कोई आंसर की अप्रोच और कीवर्ड्स समझाती हूँ। सो इसलिए जब भी आपको कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई टू यू। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग द हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेक टाइम टेबल, हाउ टू स्टार्ट विथ थिंग्स इन बिजनेस स्टडीज़, तो आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बट वेट, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर हम 6 से लेकर 12th तक आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज ऑल दीज स्टेट बोर्ड्स। नाउ व्हाट आर द स्टेट बोर्ड्स विच आर इंक्लूडेड? First is Delhi board, Bihar board, third is UP board, fourth is MP board and fifth is Rajasthan board. So these are the 5 state boards जिनकी हम आपको CBSE बोर्ड के अलावा तैयारी करवाते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अब भी वेबसाइट पर रनिंग है एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल ऐप पर, सब पर आपको दिखेगा। एंड दैट इज़ अ प्योरली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप न्यू वर्ड्स, न्यू वोकेबलरी, नए तरीके से बोलना सीख सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर दैट कोर्स फ्रॉम द वीडियो सेक्शन इन आवर यूट्यूब, ओके, एंड ऑल्सो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको किसी चैप्टर के ई नोट्स चाहिए या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप अदर सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हो ना, सो वाई नॉट गेट कनेक्टेड विद अस। तो अगली बार जब फेसबुक ओपन करो या इंस्टाग्राम या ट्विटर या टेलीग्राम या व्हाट्सएप, मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर एक हाई लिख देना, हाई आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और बोलिए मैंने तो फटाफट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तुम कहाँ हो? शेयर कर देना ताकि लॉन्ग आंसर तक वो भी आपके साथ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।